फ़लस्तीन में अमन के क़याम के हवाले से अमरीकी सदर का 21 नकाती एजेंडा तनाज़ात का शिकार रहा है, क्योंकि इन तजावीज़ पर यह सवाल उठ रहा है कि 8 मुस्लिम ममालिक की तजवीज़ इसमें शामिल नहीं की गई। बाज़ ये तजावीज़ गैर जानिबदार हैं, जिसमें इसराइल का पलड़ा भारी रखा गया है। यही वजह है कि अमरीकी सदर की तजावीज़ मशकूक हो चुकी हैं। और आज इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली के इजलास में दो टोक अंदाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नुकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये ड्राफ्ट मिनोवन नहीं, इसमें तब्दीली कर दी गई है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो नायब वज़ीर आज़म दे रहे हैं, और इस हवाले गुफ्तगू करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसकी झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई ऐलान तो नहीं होना था उस वक्त, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस 20 या 21 नकाती एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इस पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। यानी फ़लस्तीन में अमन के हवाले से जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान बातचीत हुई उसको शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन जब फ़लस्तीन में अमन के हवाले से तजावीज़ सामने आई तो वो कुछ और निकली। इसका मतलब ये हुआ कि मुतफ़िक़ा अमन तजावीज़ के असल मुसवदे में टेम्परिंग की गई, और इसहाक डार का दावा इस बात का मुँह बोलता सबूत है। और उनका ये दावा एक ऐसे घिनौने जुर्म की निशानदेही करता है जो मसाइब ज़दा गज़ा और गज़ा में अमन की ख्वाहिश रखने वाली आलमी रायमा के साथ किसी मजाक से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप की टीम को कौन सी बुनियादी तजावीज़ पेश की थी, और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद इन नकात में क्या तब्दीली की गई। तो इसराइली वज़ीर आज़म की सफारती चालाकी का मुस्तरद जवाब हमें टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट से मिलता है। इसराइली मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात में मुजव्वज़ा गज़ा इनखला मनसूबे को इसराइल के हक़ में दोबारा तरतीब दिया। खुसूसन इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम फ्रेम और हमास को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के हवाले से शामिल तजावीज़ से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुआहदे के असल मतन में इसराइली फ़ौज को मैदान जंग की पोजीशन पर वापस भेजने की तजवीज़ रखी गई थी। ये तजवीज़ यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयारी से मुताल्लिक थी, लेकिन इसराइली दबाव पर इसराइली फ़ौज का इनखला एक नए नक्शे के साथ मुंसलिक किया गया जो 3 मराहिल की निशानदेही करता है। पहले मरहले में इब्तदाई इनखला के बाद भी इसराइली फ़ौज गज़ा के बड़े हिस्से में मौजूद रहेगी। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौज गज़ा के 1/3 इलाके का कंट्रोल अपने पास रखेगी। तीसरे और आखिरी मरहले में इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होगा, लेकिन इसी दौरान गज़ा की सरहदों पर एक मुकम्मल सिक्योरिटी बफर जोन कायम किया जाएगा। यानी असल मतन में तब्दीली से इसराइल को गज़ा से इनखला के दौरान और इसके बाद भी गज़ा को भारी सिक्योरिटी से घेरे रखने का इख्तियार मिल जाएगा। इसी तरह इसराइली दबाव पर असल मुआहदे में एक और तब्दीली इसराइली फ़ौज के इनखला को मशरूत करने की सूरत में सामने आई। असल मतन में तजवीज़ किया गया था कि इसराइली फ़ौज बतदरीज गज़ा का कब्ज़ा छोड़ेगी, लेकिन तब्दील शुदा मुसवदे में इनखला को गज़ा के हथियारों से पाक होने से मशरूत कर दिया गया। यानी गज़ा या हमास के मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी होने के बाद ही इसराइली फ़ौज गज़ा से निकलेगी, लेकिन इससे पहले गज़ा के गैर अस्करी होने का तयन अमरीका ज़ामिन ममालिक इसराइली फ़ौज करेगी। यानी ये वो सूरत होगी जिसमें इसराइल को अपने फ़ौजी इनखला पर वीटो पावर मिल जाएगी। और इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब तक इसराइल गज़ा को गैर महफूज समझेगा, इसराइली डिफेंस फोर्सेस गज़ा से नहीं जाएंगी। फिर मुआहदे के असल मतन में इसराइल के दबाव पर की जाने वाली तीसरी तब्दीली गज़ा के तमाम अतराफ मुस्तकिल सिक्योरिटी बफर जोन का क़याम है। जोन के मुस्तकिल क़याम की तजवीज़ 7 अक्टूबर जैसे हमले रोकने के लिए शामिल की गई। मुआहदे के असल मतन में हमास के हथियार डालने से मुताल्लिक रखी गई तजवीज़ को भी इसराइली दबाव पर तब्दील किया गया। मुस्लिम ममालिक की जानिब से पेश किए गए मुसवदे में हमास के उन अरकान के लिए आप माफ़ी रखी गई थी, लेकिन तब्दील शुदा मुसवदे में माफ़ी को हमास की उन अरकान तक महदूद कर दिया गया जो अपने हथियार जमा कराने पर तैयार हो। इसराइली दबाव पर नए मुसवदे में गज़ा में हमास के तमाम तर मज़ामती ढांचे जैसे बावर्दी सुरंगों और हथियारों के कारखानों की तबाही की शर्त भी रखी गई, और मज़ीद ये कि गज़ा की गैर अस्करियत को आज़ाद ज़राए की मॉनिटरिंग से मशरूत भी किया गया। अब हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मनसूबा जो मुस्लिम ममालिक की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया गया था, वो नेतन्याहू की सफारती चालाकी की नज़र हो चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुआहदे के असल मतन में तब्दीली की तमाम तर रियायतें सदर ट्रंप के मुआविन और दोस्त स्टीव और जेरेड कुशनर से निजी मुलाकातों के दौरान हासिल की, और इसराइली सलामती के पर्दे में हमास को महदूद करने और इसराइली फ़ौज के इनखला को बैन अल-अक़वामी तस्दीक शुदा गैर मुसल्लह गज़ा से जोड़ने के अमल ने गज़ा में अमन की उम्मीदों को
फिलहाल धुंधला दिया है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जो उन्होंने दिए वो फ़लस्तीन के हल में मददगार साबित हुए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीच की, उसमें एक बात तो हमने देखी कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ यानी 8 मुस्लिम ममालिक के साथ तय हुआ था मुआहिदा, उसमें तब्दीली हुई। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जो बात कर रहे हैं ना, वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और फिर उस पर कंसेंसस पाया उनका कि जी अगर हम इसको नहीं मानते तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है। फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे और फिर इसराइल फिर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगा फ़लस्तीनियों के ऊपर, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ीद जुल्म और बर्बरियत होगा। तो फिर इस सूरत में हमने कहा कि अभी इसको ऐसे ही चलने दें, लेकिन हम अपने जो रिजर्वेशंस है, कंसर्न्स हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट की सूरत में। तो वो तो हो गया, लेकिन साथ ही ग्रीन सिग्नल और गो हेड 8 मुस्लिम ममालिक की जानिब से दे दिया गया इस BCI नकाती एजेंडे को। अरे हाँ, बुनियादी तौर पर ये कहते हैं ना कि ये बहुत बरसों का किस्सा है, यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 1991 से ना ओस्लो अकॉर्ड की मीटिंग की सीरीज का एक सिलसिला शुरू हुआ था। बिल्कुल इसी तरह की एक डील जो है वो 1993 के अंदर उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने व्हाइट हाउस के लॉन के अंदर यासर अरफात को भी बुलाया था और उस वक्त इसहाक रॉबिन जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उनको भी बुलाया और उनके दरमियान में एक क़याम अमन के लिए एक अमल जो है उसकी बुनियाद रखी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1998 के अंदर फिर एक और एग्रीमेंट होता है और फिर 2004 के अंदर भी 2004 में भी जो है वो महमूद अब्बास के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। तो जब 1993 के अंदर पहला एग्रीमेंट जो कि क़याम अमन की बुनियाद जब रखी गई थी, तब उस वक्त फ़लस्तीन के इलाके में जो यहूदी आबादकार थे उनकी तादाद कोई 1,10,000 के करीब थी। और इस क़याम अमन के अमल का जो 35 साल का सफ़र है, इस सफ़र के दौरान अमन का नतीजा ये निकला कि फ़लस्तीन के अंदर वो जो 1,10,000 तादाद थी गैर कानूनी यहूदी आबादकारों की, वो तादाद आज बढ़कर 7,50,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा, आपने कहा जी हमास एक दहशतगर्द है, हम उसको कबूल नहीं कर सकते, चलें ठीक हो गया। तो भाई वेस्ट बैंक के अंदर कौन सी हमास मौजूद है जहां पे आपने इन 35 सालों के अंदर 575 से ज़ायद सेटलमेंट्स कर छोड़ी हैं। ये जो दो रियासती जो अमन की बात करते हैं या दो रियासती निज़ाम की ये जो बात कर रहे हैं, देखें ये फिजिबल है नहीं। इसको मैं एक छोटे से वाक़े के साथ बल्कि एक लतीफ़े के साथ आपको एसोसिएट करता हूँ कि एक गांव का लड़का था, उसने अपने दोस्त को कहा कि मेरा पापा मुझको साइकिल लेके देने वाला है। तो दोस्त ने कहा अच्छा पहले मैं ना साइकिल पे सवारी करूंगा। ऐसे वो कहता नहीं पहले मैं करूंगा। उन दोनों की आपस में ये बात करते करते लड़ाई तक पहुंच जाती है, सर फोड़ देते हैं। पुलिस आ जाती है, पूछती है हाँ भाई आपने सर क्यों फोड़ा? उसने कहा जिसने कहा था साइकिल पे मैं पहले बैठूंगा। पुलिस ने कहा साइकिल कहाँ पे है? ठीक, यानी डॉक्टर साहब ये 2 स्टेट सॉल्यूशन हम लेकिन डॉक्टर साहब आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है, ये तो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, ये 2 रियासती हल वाला 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है। हाँ रेहान, इस वक्त देखिए रियासत की जो पॉलिटिकल साइंस में हम बच्चों को डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना, 4 उसके बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं कि उसकी आबादी, उसका इलाका, उसकी हुकूमत और उसका इक़्तिदार आला। अच्छा, इलाका आप कौन सा दे रहे हो? 1967 से पहले वाला फ़लस्तीन कहाँ पे है? गजा के ऊपर जो अभी डील हुई है, और डील हमेशा 2 अरकान के दरमियान में होती है। जो दूसरा फ्रीक है उसको तो आपने शामिल नहीं किया है। बाकी ममालिक को आप साथ के बिठा के देखें, जितने भी अब तक डील्स हुई हैं, डील्स आर डिजाइंड बाय द USA एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द इजराइल। डील की कामयाबी की जो चाबी है ना, वो इजराइल के पास है। और जिस तरह की वेग और मुबहिम किस्म की ये डील डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपको 21 या 20 नकाती आपको एजेंडा नजर आता है, किसी एक भी एजेंडे का जो एलिमेंट है उसको बुनियाद बनाकर नेतन्याहू किसी भी वक्त इस डील से दस्तबरदार हो सकता है। इसी तरह से अभी पिछले साल एक डील हुई थी, कतर और इजिप्ट ने उसके अंदर मेडिएशन की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ही उसको मेडिएट किया था।
और उस डील का क्या बना, वो भी डील खत्म होगी। देखें ये सारे के सारे टैक्टिक्स नहीं तो देखें ना डॉक्टर साहब, फिर जिन सारी मुस्लिम ममालिक ने इसमें किरदार अदा किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो भी तो वीक ग्राउंड्स पे नजर आते हैं ना। इसहाक डार साहब के आज इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो भी उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया वो हमारे लिए गनीमत है, आप उसको इंप्लीमेंट हो लेने दें, हम ऑन रिकॉर्ड ले आते अपने कंसर्न्स, लेकिन जो उन्होंने कहा है बेआईनी ही मिनवान उसको होने दे एग्जीक्यूट, ताकि फलस्तीनियों को कहीं को ब्रीदिंग स्पेस मिले, सुख का सांस मिले। तो देखिए, इटसेल्फ आपके ये एक पास- वीक पोजीशन है सर। रेहान आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप उनकी इस ऑप्शन को नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास वो ताकत है? ये आज का जितना भी मिडल ईस्ट है ना, 1922 में ना सऊदी अरेबिया था, ना सीरिया था, ना जॉर्डन था, ना उर्दन था, ना लेबनान था। ये सारे के सारे ममालिक 1922 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और बरतानिया के दरमियान 1915 के अंदर एक साइक-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके नतीजे में ऑटमन अंपायर के कोलैप्स के बाद कहा गया जी ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। सऊदी अरब को भी जिन्होंने बनाया, लेबनान को जिन्होंने बनाया, जॉर्डन को जिन्होंने बनाया, इराक और उर्दन की जिन्होंने बुनियाद रखी, मुझे ये बताएं उनकी बादशाहतें जो हैं उनका कयाम है ही मगरबी ताकतों के सामने सरनिगू होने में ही छुपा हुआ है। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन जितने अरब कंट्रीज हैं उन सारों की बुनियाद, उनकी रियासतों की तश्कील और आज तक जो भी उनका स्टांस रहा है फलस्तीन को लेकर, वो स्टांस है जो उनके आका जो हैं, जो मगरबी ताकतों जो हैं, जिन्होंने उन रियासतों को कयाम की बुनियाद रखी थी, जो वो कहेंगे वो उनके खिलाफ जा नहीं सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने कहा कि इनको जाने दें। अच्छा, अगर आप नहीं जाने देंगे तो आप क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? OIC आपने बनाई, उसने आज तक क्या कर लिया? GCC के कंट्रीज की अभी अरब और मुस्लिम समिट हुआ, कतर के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो मुझे आप ये बताएं कि उस समिट के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग एज द स्टूडेंट ऑफ IR कि चंद जो 8 ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, कम से कम वो उसको ये कहेगा कि देखो अब हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो खत्म कर रहे हैं। अभी एक एग्रीमेंट आपने किया सऊदी अरेबिया के साथ, और मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में कहा था इट इज नॉट अगेंस्ट द इजराइल, इट इज नॉट अगेंस्ट द इंडिया। ये बुनियादी तौर पर प्रो इजराइल एक एग्रीमेंट है। आज सऊदी अरेबिया के साथ यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और बाकी जो 8-10 ममालिक हैं उनको भी अपनी सिक्योरिटी इसी अम्ब्रेला के नीचे नजर आ रही है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो तजावुजात हैं। नहीं, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं कोई अब्राहम अकॉर्ड की शिक मौजूद है? डॉक्टर साहब एनलाइटन मी। देखिए, एक तो उस दिन भी जैसे मैंने कहा था कि वो एक एग्रीमेंट है, वो आपका कोई ट्रीटी तो है नहीं। अच्छा, अगर एग्रीमेंट है तो उसके अंदर कोई उसकी अभी जो एक फाइनल शेप है वो हमारे सामने नहीं आई, और इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक कि क्या USA की रजामंदी के खिलाफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक एग्रीमेंट कर सकता है। पाकिस्तान जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया जिसकी सिक्योरिटी 1945 के बाद से लेकर अमेरिका के पास है, और वो अमेरिका जिसकी 750 से जायद मिलिट्री बेसेस इस वक्त पूरी दुनिया में है, और 19 से जायद मिलिट्री बेसेस उसकी उस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। Who can challenge the USA in Middle East? देखें, इजराइल एक वो बंदूक है जो अरब कंट्री की कनपट्टी पे अमेरिका ने रखी हुई है। आपने अभी आपके इंट्रो में कहा कि नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उसको इस्तेमाल कर रहा है, या देखें अब तक जो USA था समझा ये जाता था कि USA अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जितना स्मार्टली 7 अक्टूबर 2023 के बाद नेतन्याहू खेला है, और जिस तरीके से उसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, वहां की जो इजरायली लॉबी है, और जो अभी जो पीछे एक कत्ल भी हुआ था, तो वो कत्ल करवाने वाले कौन थे? नेतन्याहू ने 10-12 मिनट के बाद आकर क्यों उसको ये कहना पड़ा कि देखें इस कत्ल के पीछे जो है वो मेरा हाथ नहीं है, ये राइट विंग के लोग हैं। अब अमेरिका के अंदर वो तमाम लोग जो एक इजराइल के खिलाफ एक आवाज उठ रही है पूरी दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ, कि अब तक जिस तरह से इजराइल ने बेवकूफ बना रखा था मगरबी आवाम को और मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करके, और इट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिस मीडिया ने आके आम जो आवाम है मगरबी ममालिक की, उनको ये रियलाइज करवाया कि 70 सालों में जो झूठ आपके साथ बोला गया
जो अफसाना और कहानी आपको बताई गई कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, अरब ममालिक ने इसराइल को घेर रखा है, वो तो सारा झूठ है। ये तो इसराइल है जो तब से लेके आज तक। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब ये राज कोई राज नहीं रहा। वेस्ट में एहतजाज हो रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में लोग सड़कों पर निकले, इवन अमेरिका के अंदर कांग्रेस में एहतजाज, और फिर अरब इस्लामिक वर्ल्ड ने एक समिट कराई, उस फोरम से एक स्ट्रॉन्ग आवाज गई। लेकिन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर? उसके बावजूद हमें यूं लगता है जैसे यूएन जनरल असेंबली भी एक इनइफेक्टिव सा प्लेटफॉर्म बन के रह गया है, और उसके बाद वो जो चाहते हैं वो चार्टर ले आते हैं, उसमें जो रद्दोबदल चाहते हैं करा लेते हैं। 2023 के बाद ना दुनिया का जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो चैलेंज हो चुका है। अब दुनिया में वो जो 1945 के बाद बुनियाद रखी और उसमें आपको एक दो बड़ी ताकतें रशिया और अमेरिका नजर आया। 1990 के बाद वो खत्म हो गया। अमेरिका एक यूनिपोलर ताकत बन के आया, और फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के बाद दुनिया के अंदर सारी की सारी जो रूल बेस्ड ऑर्डर की डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप, यही बरतानिया, यही यूरोपीय यूनियन जिन्होंने सबसे ज्यादा इस निज़ाम से फायदा उठाया है, इस इकोनॉमिक निज़ाम से, इस पॉलिटिकल निज़ाम से, और ये निज़ाम बनाने वाले ये सारे के सारे खुद हैं। अच्छा, अब वो सारे के सारे अब कहां पे है आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन जो ये कहता है कि इन्होंने वहां पे जेनोसाइड किया है। अच्छा, इसको एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे नेतन्याहू को कहा गया, और आज तक मोर देन 10 डजन ऑफ जो रेजोल्यूशंस हैं जनरल असेंबलीज के अंदर आ जाती हैं। कौन वीटो करता है भाई उसको? एक तरफ 192 ममालिक आपके खड़े हैं और आपके 4 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी कहते हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो कहता है मैं नहीं मानता। डॉक्टर साहब, लास्टली व्हाट बिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद? देखिए, हमारे पास ऑप्शन एक ही है, और वो ऑप्शन है जब तक ये मुस्लिम ममालिक, ये अरब ममालिक उनकी पुष्ट पनाही से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात बड़ी हार सी मैं करने जा रहा हूं। देखें, अरब तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक वहां पे बादशाह आते हैं। वहां पे बादशाह आते हैं तो इन फलस्तीन पब्लिक कुछ और चाहती है उनकी, लेकिन अवाम उनकी वहां पे कुछ और चाहती है। आज तमाम अरब और मुस्लिम कंट्रीज को मिलकर ये बैठना है कि वो इजराइल, और वो आज ये अगर वो कह देते हैं कि भाई जब तक नेतन्याहू मौजूद है इजराइल में, हम इसके साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशन, तमाम ट्रेड हम इससे खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। डॉक्टर मोहम्मद